अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी तरह चल रही होगी और अच्छी तरह चलना भी चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास, वक्त हमारे पास बहुत ही कम बचा है। अभी बिल्कुल अच्छे अंदाज में, अच्छे ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं WSSC मास्टर नोट के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बट किसी का कॉल मैं सबका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूं। तो आप क्या कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिए कि मुझे मास्टर नोट चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, बहुत ही लंबा होने वाला है। पूरा नज़्म का जो हिस्सा है उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले नज़्म देखेंगे, उसके बाद अल्लामा इकबाल की नज़में और फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों को देखेंगे। ठीक है, नज़्म है। नज़्म क्या है? नज़्म किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। क्या है? नज़्म किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। और नज़्म क्या है? नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना इंतज़ाम व तरतीब या मोती को लड़ी में पिरोना। ये क्या है? नज़्म क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना इंतज़ाम व तरतीब या मोती को लड़ी में पिरोना। ये क्या है? नज़्म का माना व मफ़हूम है। नेक्स्ट पॉइंट है, नज़्म का एक ख़ास मौजू होता है। नज़्म का एक ख़ास मौजू होता है जिसमें तसलसल के साथ अशार कहे जाते हैं। नज़्म का एक ख़ास मौजू होता है जिसमें तसलसल के साथ अशार कहे जाते हैं। क्या होता है? नज़्म का एक ख़ास मौजू होता है जिसमें तसलसल के साथ क्या कहे जाते हैं? अशार कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है, नज़्म का एक से ज़्यादा मौजू हो सकता है। क्या है? नज़्म का एक से ज़्यादा मौजू हो सकता है, लेकिन एक से जो भी ज़्यादा मौजू होगा वो नज़्म से क्या होगा? मुंसलिक और मरबूत होगा। क्या होगा? नज़्म से मुंसलिक और मरबूत होगा। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके इर्द गिर्द नज़्म क्या होती है? घूमती है। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके इर्द गिर्द क्या होती है? नज़्म घूमती है। ठीक है, अगला देखते हैं। उर्दू में नज़्म की इब्तिदा दक्कन से हुई। उर्दू में नज़्म की इब्तिदा कहाँ से हुई है? उर्दू में नज़्म की इब्तिदा दक्कन से हुई है। अगर क्वेश्चन में आता है कि उर्दू में नज़्म की इब्तिदा कहाँ से हुई है, तो दक्कन से हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हज़रत बंदा नवाज़ गेसु दराज उर्दू का पहला नज़्म गो करार दिया जाता है। पहला नज़्म गो किसे करार दिया जाता है? हज़रत बंदा नवाज़ गेसु दराज को पहला नज़्म गो करार दिया जाता है। ठीक है, हैयत की बुनियाद पर नज़्म की क़िस्में। हैयत की बुनियाद पर नज़्म की कितने क़िस्में हैं? तो हैयत की बुनियाद पर ये सब भी वहाँ पे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, चूँकि नज़्म हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हैयत की बुनियाद पर नज़्म की 5 किस्म हैं। एक पाबंद नज़्म, तवील नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म। एक एक करके हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या है पाबंद नज़्म? पाबंद नज़्म, इसमें वज़न और बहर के साथ साथ काफ़ियों और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। पाबंद नज़्म में क्या की जाती है? पाबंदी की जाती है। किसकी? बहर और काफ़ियों की पाबंदी की जाती है। वज़न और बहर के साथ साथ काफ़ियों और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। किसमें? पाबंद नज़्म में। ठीक है, मुअर्रा नज़्म। मुअर्रा नज़्म, ब्लैंक वर्स किसको कहते हैं? अक्सर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि ब्लैंक वर्स किसको बोला जाता है। तो मुअर्रा नज़्म को क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्स बोलते हैं। मुअर्रा नज़्म में कोई काफ़िया नहीं होती। इसको याद रखना है कि मुअर्रा जो नज़्म होती है इसमें कोई काफ़िया नहीं होती है। मुअर्रा नज़्म में कोई काफ़िया नहीं होती है। अब देखेंगे नज़्म की हैयतें। नज़्म की कौन कौन सी हैयत है? तरकीब बंद, तरजीह बंद, मुस्तज़ाद, मुसम्मत, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, उसके बाद मुसब्बा, मुत्तसे, मुअश्शर। ये क्या है? नज़्म की हैयतें। यानी कि मतलब किस तरह की नज़में हो सकती है, किस हैयत की नज़में हो सकती है, वो नज़्म की हैयतें हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। उर्दू नज़्म का इर्तिक़ा। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। यह मुख्तसर नज़्म है। क़ता, ऐसी मुख्तसर नज़्म जिसमें अशआर की तादाद मुतय्यन होती है। क्या है? क़ता ऐसी मुख्तसर नज़्म जिसमें अशआर की तादाद क्या है? मुतय्यन नहीं होती है। क़ता किसको बोलते हैं? ऐसी मुख्तसर नज़्म जिसमें अशआर की तादाद मुतय्यन नहीं होती है। ओके,
अब आगे देखते हैं हम्द। हम्द वो कलाम जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। बिल्कुल सिंपल है, हम्द वो कलाम जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। नात। नात वो कलाम जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। दोस्तों अगर ये नोट आपको चाहिए तो आप 9546621479 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, आपको नोट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मनक़बत। एक ऐसी नज़्म जिसमें सहाबाए कराम, सूफ़ियाए कराम वगैरह के नुमायाँ औसाफ़ का बयान मोहब्बत के साथ किया जाता है। ये क्या कहलाता है? मनक़बत। अगला पॉइंट है शहर आशोब। किसी बस्ती या मुल्क में रोनमा होने वाले फितना व फसाद की जैसे हालात से पैदा होने वाली मुसीबतों और मसाइल का ज़िक्र पर मुश्तमिल नज़्म क्या कहलाता है? शहर आशोब कहलाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है शाह हातिम को शहर आशोब का पहला शायर माना जाता है। किसको? शाह हातिम को शहर आशोब का पहला शायर माना जाता है। अब पढ़ेंगे वासवक्त। फ़ारसी लफ्ज़ है वासवक्त। इसके माना है जली कटी सुनाना। वासवक्त एक ऐसी नज़्म है जिसमें आशिक महबूब के जुल्म सितम से तंग आकर उससे बेजारी का इजहार करता है। क्या है? ये एक ऐसी नज़्म है जिसमें आशिक महबूब के जुल्मों सितम से तंग आकर उससे बेजारी का इजहार करता है। ये क्या कहलाते हैं? वासवक्त कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेख्ती। इसमें शायर औरतों के लबो लहजे, इनकी ज़बान रोज़मर्रा और औरतों की तरफ से उनके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता है। ये क्या है? ये क्या कहलाते हैं? रेख्ती। रेख्ती क्या है? इसमें शायर औरतों के लबो लहजे, इनकी ज़बान रोज़मर्रा और औरतों की तरफ से उनके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता है। ये क्या है? रेख्ती। ठीक है। आगे देखते हैं रेख्ती की ईजाद करने का सेहरा सादत हसन यार खां के सर है। रेख्ती का ईजाद करने वाला कौन है? रेख्ती की ईजाद करने का सेहरा सादत हसन यार खां है। ठीक है। दीवान अंगेख्ता के नाम से पहला दीवान रेख्ती तरतीब दिया गया है। दीवान अंगेख्ता के नाम से पहला दीवान रेख्ती का तरतीब दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है गीत। गीत उर्दू में गीत की रिवायत अमीर खुसरो से मंसूब की जाती है। गीत उर्दू में गीत की रिवायत क्या अमीर खुसरो से मंसूब की जाती है। उसके बाद है दोहा। दोहा हिंदी सिन्फ है। इसके दोनों मिसरों में 4 मात्राएँ 24 मात्राएँ होती हैं। पहले में 17, दूसरे में 11। उसके बाद है 12 मासा। एक ऐसी सिन्फ है जिसमें एक बरहन के 12 महीने की दुख भरी दास्तान बयान की जाती है। जिसमें 12 महीने की दुख भरी दास्तान बयान की जाती है। आगे देखते हैं 4 बेत। 4 बेत के 4 बेत। उसके बाद है हायकू। हायकू 3 सत्रों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर नज़्म है। 3 सत्रों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर नज़्म क्या है? हायकू कहलाती है। उसके बाद तराइले 8 मिसरों पर मुश्तमिल एक फ्रांसीसी सिन्फ है, तराइले। उसके बाद है माहिया 3 मिसरों पर मुश्तमिल एक पंजाबी सिन्फ है। उसके बाद है सानेट 14 मिसरों पर मुश्तमिल एक अंग्रेज़ी सिन्फ है। उसके बाद है तज़मीन। मिसरों या बंदों के इजाफे को तज़मीन कहते हैं। किसको तज़मीन कहते हैं? मिसरों या बंदों के इजाफे को तज़मीन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है तश्तीर। किसी शेर के दरमियान 2 मिसरों का इजाफा तश्तीर कहलाता है। हो सकता है इनमें से कोई एक पॉइंट का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए और अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो उसको आप लगा नहीं सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि डिटेल में हर चीज़ को पढ़ लें ताकि अच्छे नंबरात से हम पास हों। तश्तीर किसी शेर के दरमियान 2 मिसरों का इजाफा तश्तीर कहलाता है। उसके बाद है पैरोडी। इसमें किसी शेरी या नसरी तहरीर की तहरीफ़ की जाती है। पैरोडी में क्या है? इसमें किसी शेर किसी शेरी या नसरी तहरीर की तहरीफ़ की जाती है। किसी शेरी या नसरी तहरीर की तहरीफ़ की जाती है, रद्दो बदल की जाती है पैरोडी में। उर्दू में पैरोडी की रिवायत को फ़रोग़ देने वाले अकबर इलाहाबादी हैं। कौन है? उर्दू में पैरोडी की रिवायत को फ़रोग़ देने वाले कौन है? अकबर इलाहाबादी हैं। ठीक है। मुस्तज़ाद। मुस्तज़ाद के माना है इजाफ़ा किया गया ऐसी नज़्म, गज़ल या रुबाई जिसके हर मिसरे के बाद मुक़फ़ा मौज़ू फ़िक्रों का इजाफ़ा किया गया हो। क्या कहलाता है? मुस्तज़ाद कहलाता है। अगर आप नोट लेते हैं, नोट से पढ़ते हैं तो आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो 9546621479 में कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। समय बहुत कम बचा है और नोट से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है।
अब आगे हम लोग देखते हैं अल्लामा इक़बाल हयात व ख़िदमात। अल्लामा इक़बाल के हयात व ख़िदमात को देखेंगे, फिर इनकी जो नज़्म है उनकी नज़्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अल्लामा इक़बाल हयात व ख़िदमात। असल नाम अल्लामा इक़बाल का असल नाम क्या है? अल्लामा इक़बाल का असल नाम शेख मोहम्मद इक़बाल है। शेख मोहम्मद इक़बाल किनका नाम है? अल्लामा इक़बाल का नाम। ठीक है। विलादत 1877 में कहाँ पे पैदा हुए? सियालकोट में। सियालकोट में किनकी पैदाइश हुई है? अल्लामा इक़बाल की पैदाइश कहाँ पे हुई? सियालकोट में। आगे देखते हैं वफ़ात। वफ़ात 21 अप्रैल 1938 को कहाँ पे हुई है? लाहौर में। अब देखते हैं वालिद का नाम क्या है। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद है। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी। वालिदा का नाम इमाम बीबी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मीर हसन अल्लामा इक़बाल के उस्ताद और शेख नूर मोहम्मद के दोस्त थे। मीर हसन कौन थे? अल्लामा इक़बाल के उस्ताद थे और शेख नूर मोहम्मद जो अल्लामा इक़बाल के वालिद साहब हैं उनके दोस्त थे। अगला पॉइंट है 8 बरस की उम्र में इक़बाल का दाखिला स्कॉच मिशन स्कूल में कर दिया गया था। 8 बरस की उम्र में इक़बाल का जो दाखिला है स्कॉच मिशन स्कूल में कर दिया गया था। 1891 में मिडिल और 1893 में फ़र्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक पास किया। किसने? अल्लामा इक़बाल ने। 1899 में गवर्नमेंट कॉलेज से BA करने के बाद फ़लसफ़े में क्या किया? MA किया। उसके बाद इक़बाल ने कम उम्र में ही रिवायती अंदाज़ की शायरी शुरू कर दी थी और फिर बाकायदा दाग की शागिर्दी भी इख्तियार की। नेक्स्ट पॉइंट है 1905 में आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाना पड़ा। 1905 में आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाना पड़ा। नेक्स्ट है 1923 में हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया। 1923 में हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया। ठीक है। अल्लामा इक़बाल ने 3 शादियाँ की थी। अल्लामा इक़बाल ने कितनी शादियाँ की थी? 3 शादियाँ। 3 शादियाँ की थी अल्लामा इक़बाल ने। ठीक है। 1893 में इक़बाल की पहली शादी करीम बीबी से हुई थी। 1893 ईस्वी में इक़बाल की पहली शादी करीम बीबी से हुई थी। उसके बाद 1910 ईस्वी में दूसरी शादी सरदार बेगम से हुई थी। 1910 ईस्वी में दूसरी शादी सरदार बेगम से हुई थी। 1913 ईस्वी में तीसरी शादी किससे हुई थी? मुख्तार बेगम से। 1913 ईस्वी में तीसरी शादी किससे हुई है? मुख्तार बेगम से हुई। ठीक है। उसके बाद 1985 में 1895 में अल्लामा इक़बाल ने इंटरमीडिएट के इम्तहान 2nd डिवीज़न से पास किया था। उसके बाद इक़बाल एक फ़लसफ़ी शायर हैं। इन्होंने फ़लसफ़ा खुदी का नज़रिया पेश किया है। नेक्स्ट अल्लामा इक़बाल को दौरे जदीद का सूफ़ी समझा जाता है। अल्लामा इक़बाल को दौरे जदीद का सूफ़ी समझा जाता है। क्या समझा जाता है? दौरे जदीद का सूफ़ी समझा जाता है। उसके बाद अल्लामा इक़बाल की शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुफ़ और इस्लाम की तरफ है। अल्लामा इक़बाल की शायरी में बुनियादी रुझान जो है वो क्या है? तसव्वुफ़ और इस्लाम की तरफ है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्लामा इक़बाल ने अंग्रेज़ी में द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम के नाम से किताब लिखी। किसने? अल्लामा इक़बाल ने। इक़बाल का ताल्लुक़ कश्मीरी पंडितों से था। 1931 में अल्लामा इक़बाल दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कब? 1931 में। 1931 में अल्लामा इक़बाल दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है 1932 में 1932 में तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक रहे, दूसरी तीसरी। उसके बाद 1934 अगला पॉइंट क्या है? 1934 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर भी मुकर्रर किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है अल्लामा इक़बाल की PhD। अल्लामा इक़बाल की PhD की डिग्री का मौजू क्या था? फ़लसफ़े अशम। अल्लामा इक़बाल की PhD का जो डिग्री था वो क्या था? फ़लसफ़े अशम था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमाला। अल्लामा इक़बाल की पहली मतबूआ नज़्म है। हिमाला क्या है? अल्लामा इक़बाल की ये पहली मतबूआ नज़्म है जो मखज़न लाहौर के पहले शुमारे में कोहिस्तान हिमाला के नाम से शाये हुई और बांगे दिरा में हिमाला के नाम में शामिल की गई। ठीक है। उसके बाद हाल ही ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में तस्वीर दर्द के शेर को पसंद करके अल्लामा इक़बाल को 10 रुपये का इनाम दिया था। कितने रुपए का इनाम दिया था? 10 रुपये का इनाम दिया था। इक़बाल ने अपने कलाम में तलमीह का इस्तेमाल कसरत से किया है। किसका इस्तेमाल कसरत से किया है? तलमीह का इस्तेमाल। ठीक है।
अब देखेंगे अल्लामा इक़बाल के तसानीफ़। अल्लामा इक़बाल के तसानीफ़ कौन कौन से? अल्लामा इक़बाल के 4 शेरी मजमे, कितने? 4 शेरी मजमे। एक है बांके दिरा जो कि 1924 में शाये हुआ, बाले जिब्रील 1935 में, ज़रबे कलीम 1936 में, उसके बाद अरमग़ान हिजाज़ ये 1938 में क्या हुआ? शाये हुआ। अब आगे देखते हैं, आगे क्या? नज़्म मस्जिद क़ुर्तुबा अल्लामा इक़बाल, इसको नज़्म मस्जिद क़ुर्तुबा बाले जिब्रील में शामिल है। किसमें? बाले जिब्रील में शामिल है और 8 बंदों पर मुश्तमिल है। नज़्म मस्जिद क़ुर्तुबा ये किस में शामिल है? बाले जिब्रील में शामिल है और ये नज़्म 8 बंदों पर मुश्तमिल है। हर बंद में एक मरकज़ी ख़याल पाया जाता है। मस्जिद क़ुर्तुबा हस्पानिया की सरज़मीन क़ुर्तुबा में लिखी गई। नज़्म के पहले बंद में इक़बाल ने फ़लसफ़ियाना बहस करते हुए अपना नज़रिया हयात व ममात को पेश किया है। कौन सा नज़रिया पेश किया? हयात व ममात का नज़रिया पेश किया पहले बंद में। उसके बाद नज़्म का पस मंज़र, नज़्म का पस मंज़र क्या है इसको भी ज़रा देखते हैं। नज़्म का पस मंज़र क्या है इसको देखेंगे तो नज़्म समझ में आएगा। अल्लामा इक़बाल ने 1933 में स्पेन का सफ़र किया। इस दौरान वो क़ुर्तुबा गए। कहाँ गए? इस दौरान वो क़ुर्तुबा गए। वो जामा मस्जिद क़ुर्तुबा में नमाज अदा की। मस्जिद के हुस्न व जलाल और उसकी इस्लामी तारीख़ ने उनके दिल पर गहरा असर डाला। ज़रा उस मस्जिद की तारीख़ी अहमियत को भी देख लेते हैं, क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए। इस मस्जिद की तारीख़ी अहमियत जो नज़्म में बयान की गई है। यह मस्जिद अम्वी खलीफा अब्दुर्रहमान अव्वल ने तामीर करवाई थी। अंदलुस की इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन की ये सबसे बड़ी अलामत है। इक़बाल ने उसे देखकर मुसलमानों की खोई हुई अज़मत याद दिलाई। ख़ुलासा क्या? ये नज़्म इक़बाल के सफ़र, स्पेन, मस्जिद क़ुर्तुबा के फ़न तामीर के मुशाहिदे और मुसलमानों के माजी की अज़मत से पैदा होने वाली जज्बात का अक्स है इसमें। तो ख़ुलासा भी हम लोगों ने देख लिया। अब नज़्म चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी है तो पूरी नज़्म को हम लोग नहीं देखेंगे। नज़्म आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबी नज़्म है। सिलसिले रोज़ो शब नक्शगर हादसात, सिलसिले रोज़ो शब असल हयात व ममात। तो नज़्म बहुत लंबी है, आप लोग PDF में देख लीजिएगा वरना समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसका वर्ड मीनिंग हम दे दिए हैं, वर्ड मीनिंग से भी, और इसका ख़ुलासा वगैरह भी तो दे ही दिए हैं। जो मुश्किल अल्फाज हैं सबके वर्ड को मैंने दे दिया है, वो आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग फ़ैज़ अहमद। फ़ैज़ अहमद नाम क्या है? नाम फ़ैज़ अहमद। पैदाइश 1911 सियालकोट में। कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में पैदा हुए। वफ़ात कब? 1984 में वफ़ात हुई। लाहौर 20 नवंबर 1984 को लाहौर में इनकी वफ़ात हुई। तख़ल्लुस क्या है? फ़ैज़ है। अगर आपको नज़्म पढ़ाना है अल्लामा इक़बाल का या फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का तो कमेंट कीजिए, आपको अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए। नज़्म की तशरीह के लिए अल्लामा इक़बाल की जो नज़्म है उसकी मस्जिद क़ुर्तुबा और हम जो तारिक राहों में मारे गए, उन दोनों के लिए अलग से हम तशरीही वीडियो बनाएंगे। अगर आपको देखना है वो वीडियो, समझना है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको बनाऊँगा अलग से, ठीक है। उसके बाद है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को हम लोग देख रहे हैं। फ़ैज़ के वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ां। फ़ैज़ के वालिद का नाम क्या है? सुल्तान मोहम्मद ख़ां। नेक्स्ट पॉइंट है तरक्की पसंद शायरों में फ़ैज़ गज़ल और नज़्म दोनों के मकबूल शायर हैं। तरक्की पसंद शायरों में फ़ैज़ गज़ल और नज़्म दोनों के मकबूल शायर हैं। फ़ैज़ ने 1927 में इंटरमीडिएट पास किया था। कब किया था? 1927 में। फ़ैज़ ने 1927 में इंटरमीडिएट पास किया था, ठीक है। उसके बाद फ़ैज़ ने 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अरबी में BA किया। 1931 में फ़ैज़ के ज़माने में ही फ़ैज़ कॉलेज के ज़माने ही में क्या करने लगे थे? शेर व शायरी करने लगे थे। फ़ैज़ कॉलेज के ज़माने में ही शेर कहने लगे थे। कॉलेज का मैगज़ीन रावी में कुछ उनका कलाम शाये भी हुआ था, जिसमें कुछ कलाम फ़ैज़ का पहला मजमू कलाम नक्श फरियादी में भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है फ़ैज़ का तकर्रुर 1935 में बहैसियत लेक्चरर अमृतसर के कॉलेज में हुआ था। कब? 1935 में, 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1938 में फ़ैज़ ने अदब लतीफ़ की इदारत संभाली। किसकी? अदब लतीफ़ की इदारत संभाली। कब? 1938 में, ठीक है दोस्तों। मैंने हर पॉइंट को और हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन किया है, उसको कंसाइज वे में नोट बनाया है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है 1938 में फ़ैज़ ने अदब लतीफ़ की इदारत
संभाली। 1940 में फैज़ लाहौर के हुबली कॉलेज में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। कब? 1940 में फैज़ लाहौर के हुबली कॉलेज में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। नेक्स्ट, फैज़ ने अंग्रेज़ी में एमए किया था। किस में किया था? फैज़ ने अंग्रेज़ी में भी एमए किया था। अगला पॉइंट है, फैज़ ने 1941 में एप्लिस जॉर्ज नामी अंग्रेज़ी खातून से निकाह किया और मुसलमान बनाकर उसका नाम क्या रखा था? उम्मे कुलसुम नाम रखा। ठीक है। अगला पॉइंट है, फैज़ का निकाह। फैज़ का निकाह किसने पढ़ाया था? फैज़ का निकाह शेख अब्दुल्ला ने पढ़ाया था। 1941 में 1941 में फैज़ का तकर्रुर कैप्टन के ओहदे पर हुआ था। ठीक है। 1943 में मेजर और 1944 में कर्नल के ओहदे पर फाइज हुए। उसके बाद अगला पॉइंट है, 1947 में फ़ौज से इस्तीफ़ा दी और टाइम्स इमरोज़ की इदारा संभाली। कब है? 1947 में फ़ौज से इस्तीफ़ा दी और टाइम्स इमरोज़ की इदारा संभाली। ठीक है। नेक्स्ट है, 9 मार्च 1951 में फैज़ को गिरफ़्तार किया गया। 9 मार्च 1951 में फैज़ को गिरफ़्तार किया गया। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 1955 को फिर उसे क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया। 1 अप्रैल 1955 को रिहा कर दिया। 1926 में फैज़ को बैनुल-अक़वामी इनाम से नवाजा गया। बैनुल-अक़वामी इनाम से नवाजा गया। ठीक है। 1964 ईस्वी में इंग्लिस्तान, मिस्र, लेबनान का सफ़र किया। उसके बाद अगला पॉइंट है, 1972 में अखबार लोटस के मुदीर मुकर्रर हुए। कब? 1972 में अखबार लोटस के मुदीर मुकर्रर हुए। अगला पॉइंट है, फैज़ पर रावलपिंडी साजिश का मुकदमा चला था। क्या चला था? कौन सा मुकदमा चला था? फैज़ पर रावलपिंडी साजिश का मुकदमा चला था। अब देखेंगे फ़ैज़ के मुतल्लिक़ आरा व ख़यालात। फ़ैज़ के मुतल्लिक़ क्या आरा हैं, इनके मुतल्लिक़ क्या कौन कौन से ख़यालात हैं, ये देखने वाले हैं हम लोग। फैज़ अहमद फ़ैज़ तरक्की पसंद के मीर तक़ी मीर थे। फैज़ अहमद फ़ैज़ तरक्की पसंद के मीर तक़ी मीर थे। ये किसने कहा है? नून मीम राशिद ने कहा है। फैज़ अहमद फ़ैज़ तरक्की पसंदों के मीर तक़ी मीर थे, नून मीम राशिद ने कहा। उसके बाद फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। ये किसने कहा? मजरूह सुल्तानपुरी। अब इनकी मशहूर किताबें देखते हैं। नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते सबा ऐसे होगा, दस्ते तहसंग, सरवादिय सीना, शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, नुस्ख़ाए वफ़ा, मीज़ान, सलेबी मेरे दरीचे में, ख़ुतूत का, मताइल व कलम, तकारीर का, मैं हो इसाल, आशनाई, दो इश्क, तन्हाई, बोल, निसार में तेरे गलियों के, दस्ते सबा, चमक उठे सलासिल, जिंदा की एक शाम, याद, मुलाकात, हम जो तारीक राहों में मारे गए, सुबह आज़ादी, शीशों का मसीहा। ये क्या है? इनकी किताबें और कलाम हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, हम जो तारीक राहों में मारे गए। फैज़ अहमद फ़ैज़ की मशहूर नज़्म क्या है? हम जो तारीक राहों में मारे गए। ये एथिल और जूलियस रोज़बर्ग के ख़ुतूत से मुतासिर होकर लिखी गई नज़्म है। क्या है? फैज़ अहमद फ़ैज़ का ये नज़्म क्या है? तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे होठों के फूलों की चाहत में दार के खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों के शमों की हसरत में हम नेम तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पे हमारे लबों से परे तेरे होठों की लाली लपकती रही। तेरे जुल्फ़ों की मस्ती बरसती रही। तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब घुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहाँ तक कदम। दोस्तों, अगर ये नज़्म आपको पढ़ना है तशरीह के साथ तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको अलग से तशरीह के साथ वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। ठीक है। अब नज़्म का ख़ुलासा हम लोग देखते हैं। नज़्म का ख़ुलासा देख लेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और नज़्म वैसे बहुत आसान भी है, उसके अल्फाज और माने में बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं नज़्म का ख़ुलासा क्या है। ये नज़्म फैज़ ने अमरीकी इनकलाबी जोड़े एथिल और जूलियस रोज़बर्ग की शहादत से मुतासिर होकर लिखा है। नज़्म में शायर ने उन तमाम लोगों को खराज अक़ीदत पेश किया है जो जुल्म जबर के ख़िलाफ़ सच्चाई, मोहब्बत और इंसानी वक़ार की राहों में चलते मारे गए। शायर कहता है कि ये शहीद जिस्मानी तौर पर तो ख़त्म कर दिए गए, ये शहीद जिस्मानी तौर पर तो ख़त्म कर दिए गए, लेकिन उनका ख्वाब, उनकी मोहब्बत और उनकी जद्दोजहद आने वाले इंसानों को रास्ता दिखाएगी।
अब देखते हैं कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है। इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल ये है कि जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ क़ुरबानियाँ रायगा नहीं जाती। जो लोग तारीक राहों में मारे गए असल वो इंसानियत के ज़मीर को जगाते हैं और उनकी क़ुरबानियाँ एक रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत बनती हैं। अहम निकात, नज़्म का पस मंज़र रोज़बर्ग जोड़े की शहादत 1953 है। अलामती ज़बान, इश्क, जिद्दोजहद और शहादत को मोहब्बत के इस्तारे में बयान किया गया है। पैगाम क्या दिया है इसमें? जुल्म व जबर को वक्ती तौर पर दिया जा सकता है, जुल्म व जबर को वक्ती तौर पर तो दबाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई और क़ुरबानी क्या है? हमेशा ज़िंदा रहती है। तो ये था दोस्तों नज़्म मस्जिद कुर्तबा और जो हम तारीक राहों में मारे गए इस नज़्म में हम लोगों ने अल्लामा इक़बाल के हयात व ख़िदमात को देखा, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के हयात व ख़िदमात को देखा, उसके बाद नज़्म का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा तारुफ़, आगाज़ व इर्तिक़ा को भी देखा, और नज़्म के मानी व मफ़हूम क्या है, उनका मरकज़ी ख़याल क्या है, उनका सेंट्रल आइडिया क्या है और ख़ुलासा, ये सब हम लोगों ने देखा। अगर दोस्तों अगर आपको नज़्म समझना है मस्जिद कुर्तबा और हम जो तारीक राहों में मारे गए दोनों की एक्सप्लेनेशन और तशरीह को समझना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर साथ में वीडियो बनाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये नोट आपको चाहिए, मास्टर नोट चाहिए, आप देख सकते हैं कि ये नोट कितना कंसाइज वे में हर पॉइंट को मैंने नोट डाउन किया है, जो आपको कम समय में आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगर ये नोट आपको चाहिए तो 9546621479 में आप कांटेक्ट कीजिए, आपको ये मास्टर नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शुक्रिया।